अभिषेक दीप्के को थप्पड़ मारने वाला जब कस्टडी से बाहर आया तो लोग उसे फूल मालाएं पहना रहे थे और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वायलेंस करने वाला कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे ज्यादा कट्टर सपोर्टर था। 15 जून को जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अभिजीत के स्टेज पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने भीड़ से निकलकर उसे थप्पड़ मारे और बाद में फिर भीड़ ने थप्पड़ मारने वाले को थप्पड़ मारे। हाँ, सिंगुलर नहीं प्लूरल में हुआ है काम। यार सब कुछ अप्रूवल से हुआ, परमिशन लेकर हुआ, पीसफुल माहौल है। उसी दौरान किसी जाहिल पार्टी के कट्टर सपोर्टर्स आ जाते हैं गंदगी मचाने, और मैं बता रहा हूँ ये बेवकूफ जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो भी इनसे पीछा छुड़ाना चाहती है, क्योंकि वही काम करने में लगे हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट चाहती है कभी ना हो। देखो, हर प्रोटेस्ट की दो फाइट्स होती है, पहली उनका एजेंडा, दूसरा लोगों का अटेंशन। सीजेपी इतना बड़ा मूवमेंट बनी, लोग जुड़े, फिजिकली ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट हुए जो किसी ने भी सोचे नहीं थे। सबको लगा था मीम बनकर आई है, अपने आप खत्म हो जाएगी, बट जब से ग्राउंड वर्क शुरू हुआ है गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही है कि इन्हें लोगों का अटेंशन ना मिले। इन्होंने परमिशन मांगी, हैंड टू हैंड मिल गई, क्योंकि पता है अगर मना कर दिया तो ये प्रोटेस्ट और बड़ा हो जाएगा कि हमें तो परमिशन नहीं मिली। कोई मेन मीडिया ने प्रोटेस्ट कवर नहीं किया, इसको लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। एक तरफ सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे, दूसरी तरफ इंडियन मीडिया न्यूज चला रहा था, ईरान ने तबाह किया अमेरिका का युद्ध पोर्ट। ये पूरा प्रोटेस्ट घोचू मीडिया ने क्यों इग्नोर किया? सिर्फ इसलिए कि इस प्रोटेस्ट को जरा भी अटेंशन दिया तो ये और बड़ा हो जाएगा। इन्हें लगा जेंजी है, 2-3 दिन धूप में खड़ा होगा, चौथे दिन वापस से घर जाकर मैंगो शेक पीकर एसी चलाकर सो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 6 जून से प्रोटेस्ट शुरू हुए, तब से लगभग रोज प्रोटेस्ट हुए हैं। हर प्रोटेस्ट में हजारों लोग आए हैं। एक में तो योगी जी भी आए थे, तुम खुद देख लो। न्याय दिलाने के लिए आया हूँ, उनकी आवाज उठाने के लिए आया हूँ। अब थप्पड़ मारने वाले का इलाज भीड़ ने इमीडिएटली कर दिया था, बट इतने में दीप्के ने भीड़ से ये कहा, अभी मुझ पर हाथ उठाया है, उसको छोड़ दो, उसको मारो मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन लोगों पर हमला करने दो, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। अभी इस टाइम पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल 2.0 थप्पड़ खाया, हा इमोशनल सिंपैथी मिलेगी। भाई मुझे एक बात बताना, और ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो नीट स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को डीपली खुद समझते हैं। सोचो तुम भीड़ में किसी भी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो और अचानक बीच में से निकलकर कोई तुम्हें थप्पड़ मार दे। सर पे 45 डिग्री की धूप है, पूरे इंटरनेट पर आपको लेकर बातें चल रही है, कोई आपको भगवान बनाकर बैठा है, कोई आपको गालियां दे रहा है, आपसे उम्मीद है कि शायद आपके साथ मिलकर हमें हमारा हक मिलेगा। आपके अंदर गुस्सा है सिस्टम को लेकर, और भीड़ में से कोई आपको थप्पड़ मारे, आपका रिफ्लेक्स एक्शन होगा कि आप उसको जान से मार दो। अब अभिजीत ने बदले में कोई हाथ नहीं उठाया, भीड़ उसे मार रही थी तो अभिजीत ने भीड़ को भी रोका। सोचो वो बंदा जो इमोशनली कितना स्टेबल है कि चाहता तो पिटने दे सकता था, बाद में बोल देता अरे मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैंने थोड़ी थप्पड़ मारे, मुझे क्या पता भीड़ ने किया जो किया। सोचो अगर भीड़ और बुरी तरह से उसे मारती और अगर लड़के को कोई भी सीरियस चोटें आ जाती तो पूरा नैरेटिव घूम जाता। इसीलिए अभिषेक ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। इससे मेन मुद्दा छुप जाता और पूरा आर्गुमेंट हो जाता ये भीड़ तो टेररिस्ट है, इन्होंने एक लड़के को इतना मारा, सोशल मीडिया पर इमोशनल स्टोरी चल रही होती कि वो बेचारा है, वो तो कुछ करने ही नहीं आया था, उसने तो कुछ किया ही नहीं था। ऐसे में सबसे मैच्योर डिसीजन यही था कि भीड़ को वहीं रोक दो, कोई पलटवार ना हो। हालांकि बाद में उस थप्पड़ मारने वाले की फेसबुक प्रोफाइल भी सामने आई जिसमें मेंशन्ड है वो आरएसएस से है। लड़का खुद भी अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहा है, बट हरकतें देखकर साफ पता लग रहा है इसको किसी पॉलिटिशियन की नजर में आना था, खुद को कट्टर दिखाना था, उसके लिए उसने ये कर दिया। अब बेचारे को जॉब मिले ना मिले, एग्जाम क्लियर हो ना हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में संडास साफ करने का काम तो मिल ही जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्योंकि देखो ये अटैक पर्सनली लग रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी बेवकूफी नहीं करेगी, खासकर ऐसे बंदे को ये काम देना जिसकी फेसबुक प्रोफाइल पर उसकी पहचान चीख चीख कर बोल रही है कि हाँ भैया मैं हूँ, मैं इस दल के साथ काम करता हूँ। अगली अपडेट है कि गवर्नमेंट ने टेलीग्राम बंद कर दिया और लोग कह रहे हैं कच्चे बदलने से दस्त थोड़ी रुकते हैं। मजाक से हटके इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को टेम्पररी बेसिस पर 22 जून 2026 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ऐप में मैसेज एडिटिंग का एक फीचर होता है, 30 जून तक उसे भी डिसेबल कर दिया। गवर्नमेंट का कहना है स्पेसिफिकली टेलीग्राम को रिस्ट्रिक्ट इसलिए किया क्योंकि उससे पहले के एग्जाम लीक्स भी ज्यादातर टेलीग्राम से हुए। यही ऐप है जिसपे इतने बड़े साइज के ग्रुप्स बनते हैं, पब्लिक चैनल्स होते हैं। व्हाट्सएप की तरह जरूरी नहीं है कि वो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करना हो तभी आप उस चैनल का पार्ट बन सकते हो या उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हो। आपको मोबाइल नंबर होने की जरूरत नहीं है, प्लस बड़े साइज की फाइल्स भी इजीली शेयर हो जाती है। और सबसे बड़ा रीजन इसका एडिटिंग फीचर है। मतलब टेलीग्राम पे एक ऑप्शन है कि आपने जो मैसेज एक हफ्ते पहले भेजा था आप उसको एडिट कर सकते हो कभी भी। तो इस एडिट फीचर को स्पेसिफिकली 30 जून तक क्यों डिसेबल किया है ध्यान से सुनना। पहले भी ऐसे केसेस आते थे कि एग्जाम से पहले कोई भी रैंडम मैसेज भेज दिया, एग्जाम के बाद उस मैसेज को एडिट करके एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाल दिया और उसके स्क्रीनशॉट्स फैल गए कि अरे देखो एग्जाम से पहले पेपर लीक हो गया था। तो यहाँ पर तुम समझ रहे हो गवर्नमेंट ने क्या किया है। प्रॉब्लम थी पेपर लीक, बट इन्होंने सोल्यूशन दिया है फेक एलिगेशन ऑफ पेपर लीक का। मतलब बेचने खरीदने वाले दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे, पेपर लीक हो जाएगा बट वो कभी सामने ही नहीं आएगा तुम्हारे और मेरे। पेपर लीक करने वाले सेफ है, खरीदने वाले भी सेफ है। गरीब का बच्चा पहले भी पेपर नहीं खरीद रहा था, अभी भी नहीं खरीद पाएगा। बस अब वो री एग्जाम नहीं मांगेगा, किसी का रेजिग्नेशन नहीं मांगेगा, क्योंकि उसे पेपर लीक का पता ही नहीं चलेगा ये कब हुआ। एक्चुअली लास्ट टाइम महंगे पेपर सस्ते में बिक गए थे ना, तो लीक करने वालों का काफी नुकसान हो गया था। अभी तुम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार अकुल तू कितना नेगेटिव है, कितना गलत सोचता है यार, तू क्या चाहता है, क्या करे गवर्नमेंट? वही करे जो बाकी कंट्रीज करती हैं, स्पेशली वो कंट्रीज जो स्टूडेंट्स
की मेहनत समझती हैं, जिन्हें फर्क पड़ता है अगर कोई बच्चा सुसाइड कर ले। डोंट चेज द लीक आफ्टर इट हैपेंस, डिजाइन द सिस्टम सो लीक्स बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड इजी टू ट्रेस। इस प्रिंसिपल पर चलता है दुनिया के सुपर पावर कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम। चाइना में एक एग्जाम होता है गाओकाओ। हर साल लगभग 1.3 करोड़ स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं और इसका स्कोर डिसाइड करता है कि तुम चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज में जा पाओगे या नहीं। चाइना ने इस एग्जाम को लिटरली स्टेट सीक्रेट का स्टेटस दिया है। क्वेश्चन पेपर्स को स्टील के वॉल्ट्स में रखा जाता है। वॉल्ट खोलने के लिए कई सारे ऑफिशियल्स की अप्रूवल चाहिए होती है। ऐसे बिरजू फोटोकॉपी की शॉप पे नहीं बन रहे क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियों में लाइव वीडियो सर्वेलेंस होता है। एग्जाम सेंटर्स में मेटल डिटेक्टर्स और सिग्नल जैमर्स लगते हैं। बच्चे जब एग्जाम देते हैं चारों तरफ ड्रोन उड़ रहे होते हैं। नाके नाके पे पुलिस चेक पॉइंट्स होते हैं। रोड टेम्परेरी बंद कर देते हैं क्योंकि वहां चीटिंग को चीटिंग नहीं एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। उससे कितने सारे लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ इंपैक्ट होती है। साउथ कोरिया के सीसेट एग्जाम के लिए पूरा देश एक दिन के लिए रुक जाता है और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में रुक जाता है। एग्जाम के दिन गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिजनेसेस, यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट 1 घंटा लेट खुलता है ताकि ट्रैफिक कम हो। एयरपोर्ट से टेक ऑफ और लैंडिंग टेम्परेरी बंद कर दिया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट के शोर से स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट ना हो। हमारे यहाँ एग्जाम सेंटर के बाजू में सड़क की खुदाई शुरू कर देते हैं। पूरा एग्जाम कानों में गर्र गर्र की आवाज आ रही होती है। चाइना में अगर कोई स्टूडेंट ट्रैफिक में फंस जाए तो कई बार पुलिस ऑफिसर स्टूडेंट्स को सीधा एग्जाम हॉल तक ले जाते हुए दिखे हैं। मेट्रो और बसेस की फ्रीक्वेंसीज टेम्परेरी बढ़ा देते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क रोक देते हैं। इतनी वैल्यू मिलती है वहां के स्टूडेंट्स की मेहनत को, एग्जाम्स को। यहाँ कितने बच्चों ने जान गंवा दी, इस इशू को एड्रेस तक नहीं किया गवर्नमेंट ने। आई एग्री बाकी कंट्रीज भी ऐसे ऐप डिसेबल करती हैं एग्जाम्स के आसपास, और ठीक है ये स्टेप शुरुआत के लिए, बट इतना काफी नहीं है। स्टूडेंट्स को सिस्टम पर कोई भरोसा बचा ही नहीं है क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी लेना तो दूर, गद्दी पे बैठने वालों को इसका मतलब तक नहीं पता, अकाउंटेबिलिटी की स्पेलिंग तक नहीं जानते ही है। इसके बाद टेलीग्राम सीईओ भी बोल रहा है कि भाई प्लेटफॉर्म की क्या गलती, खुद इनकॉम्पिटेंट है, पेपर लीक करने वालों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, बिल प्लेटफॉर्म पर फाड़ रहे हैं। भाई गवर्नमेंट को कोई जल्दी से ये वीडियो भेजो कि गुरुजी वीपीएन नाम की चीज होती है, सब ऐप्स चल जाते हैं, रेडिट, डिस्कॉर्ड है, काम करना ही है तो रूट कॉज पे काम करो, ऊपर से फोर प्ले करने का नाटक क्यों कर रहे हो। अब तुम पूछोगे कि करें क्या एग्जैक्टली, सोल्यूशन तो बता भाई। तो शुरुआत एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन और लास्ट टाइम जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने खरीदा, उसकी तशरीफ की ओपनिंग सेरेमनी से कर सकते हैं। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। इसके बाद टेलीग्राम सीईओ बोल रहा है टेलीग्राम बैन के पीछे रिलायंस और व्हाट्सएप का हाथ है, ये बिजनेस राइवलरी है, जिससे मैं पर्सनली बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। बट मुझे ये समझ आ रहा है क्योंकि टेलीग्राम के टेम्परेरी बैन से नुकसान तो उसको भी हो रहा है ना, तो उसने बोल दिया कि अरे व्हाट्सएप टेलीग्राम का तो मेजर राइवलरी है। हाँ, और रणबीर कपूर मुझसे चलता है क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल नहीं है ना, कुछ भी लॉजिक। दोनों प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं। व्हाट्सएप ज्यादातर पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, टेलीग्राम पायरेटेड मूवीज के लिए, वायरल एमएमएस और सविता भाभी के लिए, या ज्यादा कुछ स्टूडेंट्स यूज करते हैं नोट्स या स्टडी मटेरियल एक्सचेंज करने के लिए। दोनों को यूज करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है, तो बिजनेस राइवलरी का सवाल ही पैदा नहीं होता यार। पर बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तकलीफ तो होगी क्योंकि टेलीग्राम का वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर बेस है इंडिया, जो अब टेम्पररीली ही सही बट उससे छूट चुका है। अगली बिजनेस न्यूज है, इंडिया यूएस ट्रेड डील अपने फाइनल फेज में है। बेसिकली G7 समिट के बाद से दोनों कंट्रीज इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है पर तुम्हें आसान भाषा में आगे पता लग जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड की लंका वैसे भी लगी पड़ी है। अब इस ट्रेड के नेगोशिएशन के बाद पता लगेगा हमारा फायदा है या नुकसान, कौन से प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट टैक्सेस कम होंगे, कौन से सेक्टर्स में मार्केट का एक्सेस मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के रूल्स क्या होंगे, डिजिटल ट्रेड कैसे होगा। बट इसमें यूएस पूरी कोशिश करेगा वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेच पाए, बट उससे हमारे फार्मर्स का नुकसान होगा। बट देखो ये ट्रेड डील इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इससे इंडिया में भी ट्रेड बढ़ेगा, सप्लाई चेन फैलेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। अगर ये डील सही में सही टर्म्स पर होगी तो इसमें एक और सबसे बड़ा फायदा हमारा ये होगा कि जो हमारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो और सस्ते हो जाएंगे। तुम ग्लोबल लेवल पर देखो तुम्हें समझ में आएगा चल क्या रहा है। यूएस चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहता है, इसलिए ये ट्रेड डील दोनों देशों के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और अगली न्यूज है, वर्ल्ड बैंक 2026 की रिपोर्ट ने वार्निंग दिया है इन्फ्लेशन ग्लोबली बढ़ने वाला है और इसका रीजन मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस ईरान वॉर, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है हम जानते हैं, और इन सब की वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, जिसके चलते सैंक्शंस लगते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट बढ़ता है। मतलब जो देश आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं वो बिगड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होता है, ये सब नुकसान होते हैं। अब यूपी के गांव में बैठा रमेश सोच रहा है कि उसे क्या फर्क पड़ता है भाई इससे, तो सुनो, इन सब के चलते ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रुकती है और हम ये सब दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, और इसका इफेक्ट तुम्हारे चाय बिस्किट से लेकर एरोप्लेन टिकट तक सब पे पड़ता है, क्योंकि ट्रक्स को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फ्यूल चाहिए, फैक्ट्रीज में भी सामान बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एयरलाइंस का फ्यूल, किसानों का फर्टिलाइजर, सब महंगा होने लगता है इससे। मतलब खाना, कपड़ा, सामान, यहाँ तक कि बेसिक यूटिलिटीज तक सब महंगा होता है, और इसी को लेकर वर्ल्ड बैंक ने सबको वार्न किया है। अभी के लिए पैनिक मोड में आने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा खर्चे लिमिट करने हैं, सेविंग ज्यादा करनी है और पैसा ज्यादा कमाना है। जैसे एआई की एकेडमी में सिखाता हूँ कि कैसे एआई की मदद से आप 1% कंपनी बिल्ड कर सकते हो और एज अ फाउंडर स्केल कर सकते हो। अगली न्यूज बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम जरा सोचो, 1990
1990s में अगर किसी देश के पास ऑयल होता था तो उसके पास पावर होती थी। 2010 में अगर किसी देश के पास सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी होती थी तो उसके पास पावर होती थी। पर 2030 तक पावर उसकी होगी जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। और मैं यहाँ चैट जीपीटी यूज करने की नहीं, एआई बनाने की रेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ले देखे हमारे पास एक सर्वम है और बाकी एलएलएम मॉडल्स के आगे वो भी बोना ही है। ऑयल, यूरेनियम या सेमीकंडक्टर्स की तरह एआई भी सिर्फ कोई टेक या टूल नहीं, एसेट है। जिस देश के पास इसका एक्सेस है, जो इसे कंट्रोल करता है, वो जीतेगा ही जीतेगा। तुम लोग ध्यान से देखो तो नोटिस करोगे पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने एडवांस्ड एआई चिप्स और हाई एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दिया है। इसका रीजन है नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि एडवांस्ड एआई का यूज मिलिट्री सिस्टम्स में, सर्वेलेंस में और वेपन्स बनाने में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एआई सिर्फ सिविलियंस यूज करें, हम और आप यूज करें सिर्फ चैट जीपीटी या इमेज जनरेशन के लिए, क्योंकि मिलिट्री भी इसे यूज करना शुरू कर चुकी है। एक बार के लिए जरा सोच के देखो, जिस एक कंट्री के पास सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स हैं, उनके पास बेटर वेपन्स, बेटर साइबर डिफेंस, बेटर मैन्युफैक्चरिंग, बेटर एजुकेशन सिस्टम, बेटर प्रोडक्टिविटी, सब कुछ है, क्योंकि एआई इकोनॉमी के हर एक सेक्टर को इंपैक्ट करता है। और जो कंट्री एआई में लीड करेगी वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस में भी लीड करेगी। तुम देखो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्या हुआ, ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस, ये कंट्रीज आज ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उनके पास सेमीकंडक्टर्स का पूरा कंट्रोल है। जिन्हें नहीं पता सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, आसान भाषा में समझो, तुम्हारे लैपटॉप और कंप्यूटर्स की मेमोरी चिप से लेकर वाईफाई राउटर तक हर चीज में सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। हॉस्पिटल की एमआरआई स्कैनर मशीन, स्पेस मेकर, इलेक्ट्रिक कार्स, यहाँ तक कि घर का फ्रिज और वॉशिंग मशीन खोल कर देख लेना, उसमें भी तुम्हें सेमीकंडक्टर्स का यूज दिख जाएगा। अब एआई बनाने के लिए क्या चाहिए? तीन चीजें, डेटा, टैलेंट और कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटिंग पावर का मतलब एडवांस्ड चिप्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, तगड़ी एनर्जी सप्लाई। हमें लगता है एआई खाली सॉफ्टवेयर की रेस है, पर असली गेम इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो बाकियों के पास है और हमारे देश के पास नहीं। जैसे अभी दुनिया डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में बटी हुई है ना, सेम वैसे ही फ्यूचर में एआई रिच, एआई पुअर कंट्रीज को लेकर बात होगी। अब इंडिया इस रेस में कहां खड़ा है? तुम देखो, हम अभी तक ठीक से एआई कंज्यूमर भी नहीं बन पाए, क्रिएटर तो बहुत दूर की बात है। हम दुनिया का सबसे बड़ा यूजर बेस है, हमारे पास टैलेंट है, बट हमें हाई एंड चिप्स बनानी नहीं आती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। R&D पर गवर्नमेंट से फंडिंग भी ना के बराबर मिलती है। डेटा सेंटर्स, कंप्यूटिंग पावर, डोमेस्टिक एआई मॉडल्स, हम अभी सिर्फ एआई कंज्यूमर्स हैं, एआई ओनर्स नहीं। एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये। पैसा तब बनेगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होगा। अभी तक अमेरिका और चाइना लीड कर रहा था, बट अब इंडिया को अपनी जगह बनानी होगी। ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।